हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माधुरी की 3 बेटियां थी जो जन्म से ही दिव्यांग थी। उसकी बड़ी बेटी बिंद्रा बोल नहीं सकती थी, तो मंझली बेटी सुन नहीं पाती थी और छोटी बेटी दृष्टि देख नहीं पाती थी। लेकिन तीनों बहनों के बीच इतना प्यार था कि उन्होंने एक दूसरे की कमी को कभी भी उजागर नहीं होने दिया। तीनों मिलकर एक दूसरे की कमी को पूरा भी किया करती थी। लेकिन अब उनके माता पिता को उनकी शादी की चिंता सताती थी, क्योंकि एक तो वो तीनों दिव्यांग, ऊपर से ऐसी लड़कियों को कोई भी अच्छा घर अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाएगा। लेकिन कहते हैं ना, भगवान ने सबका भाग्य पहले ही निर्धारित किया हुआ है। इसीलिए उन तीनों दिव्यांग बहनों की शादी रमन, गगन और अमन नाम के 3 भाइयों से हो जाती है और भगवान की कृपा से तीनों एक ही घर में जाती हैं, जहां उनकी सास सरला देवी उनका स्वागत करते हुए बोलती है, अरे मेरी अंधी गूंगी बहरी बहुओं, तुम लोगों के आगे कलश रखा है, उसे पैर से गिराकर अपने कदम अंदर रखो। बिंद्रा गूंगी थी तो वो बोल नहीं सकती, लेकिन सुन और देख सकती थी, तो वो बड़े ही आराम से कलश पर पैर मारकर अंदर आती है। और बहरी सुनैना भी बिंद्रा को देखकर कलश गिराकर अंदर आ जाती है। और अंधी दृष्टि को कलश ना दिखने की वजह से वो इधर उधर पैर मारने लगती है। और ये देखकर सरला की पड़ोसन मधु बोलती है, अरे ये तुम्हारी छोटी बहू तो लंगड़ी खेलने लगी, इसको बोलो पहले कलश गिरा के अंदर तो आ जाए। अपनी बहन का ऐसे मजाक बनता देख बिंद्रा और सुनैना उसका हाथ पकड़कर उसके कलश को गिरवाकर उसे घर के अंदर लाते हैं। और ये देखकर बिंद्रा का पति रमन अपनी पड़ोसन मधु से बोलता है, आंटी जी, किसी की कमी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और वैसे भी इन तीनों में कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे की कमियों को पूरा करती हैं। फिर भी बेटा, ऐसी क्या मजबूरी थी तुम लोगों की जो ऐसी आंख मुंह से अपाहिज लड़कियों को अपने घर की बहू बनाया? आंटी जी, एक घर को संस्कार से भरी बहू की जरूरत होती है, जो अपने ससुराल को स्वर्ग बना दे। और इन तीनों में वो गुण थे, और हमको तीनों के गुणों के आगे ये कमी अब बहुत छोटी लगी। अरे रमन बेटा, इन लोगों को ये ज्ञान की बातें समझ नहीं आएंगी, क्यों अपना समय बर्बाद करता है। चल बहुओं को अंदर लेकर चल। सरला अपने बेटे और बहुओं के साथ घर के अंदर आती है, लेकिन उनकी ये तीखी बातें सुनकर मधु मन में बोलती है, बहुत उड़ रही हो ना अपनी बहुओं की एकता पर। मैंने भी ना तुम्हारे साथ साथ इन बहनों में फूट ना डलवाई तो मेरा नाम भी मधु नहीं। मधु अपने घर चली जाती है, तो वहीं सरला अपनी तीनों बहुओं से बेहद खुश होती है, क्योंकि तीनों भले ही दिव्यांग थी, लेकिन उन्होंने मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। सरला को किसी काम की कोई दिक्कत नहीं थी। बहुओं के आने के बाद तो सच में उसकी जिंदगी ऐश की हो गई थी। तीनों बहनें एक दूसरे के सहयोग से सभी काम आराम से करने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। वही नजर लगाने एक दिन सरला की पड़ोसन मधु घर आती है और उससे बोलती है, और सरला बहन, सब ठीक तो चल रहा है ना? मधु बहन, भगवान की कृपा से सब ठीक है। बहुओं ने पूरा घर संभाल लिया। अरे मुझे तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है सरला बहन। फिर भी एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। इन दिव्यांग बहुओं के साथ दिक्कत तो होती होगी। अब तुम लाख छुपाओ, लेकिन जो देख सुन बोल नहीं सकती, वो क्या ही हर काम को सही से करेंगी? नहीं नहीं बहन, तीनों मिलकर सभी काम अच्छे से कर लेती है। लगता ही नहीं है कि उनमें कोई कमी है। फिर तो पक्का ये तीनों बहनें तुम्हारे घर को हथियाने की प्लानिंग कर रही हैं, क्योंकि खुद सोचो, जिन्होंने इतने समय में सारे घर की जिम्मेदारियां ले ली, वो तुम्हारे बेटों को भी अपनी तरफ करके तुम्हें घर से निकलवा देंगी। अरे पर ऐसा क्यों करेंगी मेरी बहुएं? ये सब तो उन्हीं का है। अरे बहन, लालच। अब तीनों की शादी एक ही जगह हुई है, तो सोचो वो चाहती हैं कि जल्दी से तुमको साइड करके अपना राज बनाएं। और वैसे भी वो तीनों तो दिव्यांग है, तुमको कुछ होने पर लोग उनको कुछ बोलेंगे तो नहीं। मधु की बातें सरला के दिलो दिमाग में घर कर जाती हैं, और वो अपनी बहुओं के बीच फूट डालने के लिए उनको बुलाकर उनसे बोलती है, बहुओं मैं देख रही हूँ कि तुम तीनों में कोई काम कम करता है, कोई ज्यादा। ऐसे ही एक इंसान के ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी, ये कब तक चलेगा? इसलिए मैंने कुछ सोचा है। क्या माँ जी,
आपने क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि अब से तुम तीनों अपना काम अलग अलग करोगी। मैं तुम तीनों को अलग करती हूँ, इसलिए अब तीनों अपना काम बांट लो और कोई भी एक दूसरे के काम में मदद नहीं करेगा। देख लीजिए माँ जी, कहीं बाद में आपने हमें दूसरे काम करने के लिए कहा ना, तो फिर हम भी ये घर छोड़कर चली जाएंगी। नहीं नहीं, मैं क्यों कहूँगी, मैंने ही तो तुम लोगों को अलग किया है। और कुछ भी पूछना हो तो मेरे पास आना, एक दूसरे से कुछ नहीं पूछोगे। कोई भी मदद चाहिए तो सीधा मेरे पास आना। सरला की ये सारी बातें सुनकर मधु बहुत खुश होती है, क्योंकि वो तो एक हंसते खेलते परिवार में फूट डालने ही आई थी, जिसमें वो कामयाब हो गई थी। अब तीनों बहुएं अपने अपने काम को बांट लेती है। गूंगी बिंद्रा के पल्ले घर की सफाई आती है और अंधी दृष्टि के पल्ले खाना बनाने की जिम्मेदारी आती है। तो वहीं सुनैना के हाथ बर्तन और कपड़े धोने की जिम्मेदारी आती है। अब तीनों बहुएं अपने अपने कामों में लग जाती है। दृष्टि सुबह सुबह सबको आधा कच्चा पक्का खाना खिलाती है, लेकिन सरला उसको कुछ बोल नहीं सकती थी। एक शाम जब सरला का चाय पीने का मन था, तो वो दृष्टि को चाय बनाने को कहती है। कुछ देर में वो सबके लिए चाय लेकर आती है, जिसे पीते ही सरला उसे थूकते हुए बोलती है, हाय हाय, तुझे चाय बनाने को कहा था, काढ़ा नहीं। चाय में नमक कौन डालता है? देखिए माँ जी, अब मैंने तो रसोई में डब्बे सजाए नहीं थे, कहाँ चीनी है कहाँ नमक है, अंदाजे से उठा रही थी, गलती से नमक का डब्बा हाथ लग गया होगा। अरे तो अकल की अंधी, पहले चख लिया करना कि क्या डाल रही है। हाँ माँ जी, अब से ध्यान रखूंगी। ले जा इस चाय को, सारे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। दृष्टि तो अपने कामों में असफल होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ बिंद्रा पूरे घर की सफाई कर रही होती है, जिसके कारण वो पोछा लगाकर हटती है। तभी सरला गीले फर्श पर नंगे पैर आने की वजह से फिसल जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, हाय राम, मर गई, आज तो इसने मेरी कमर ही तोड़ दी। अरे बिंद्रा की बच्ची, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हे भगवान, सामने खड़ी थी तो बोल नहीं सकती थी कि फर्श गीला है। बिंद्रा सरला की बात का कोई जवाब नहीं देती, बस उसको उठाकर सोफे पर बिठा देती है। ये देखकर सरला बोलती है, हाय राम, मैं भी किसको बोल रही हूँ बोलने को, ये गूंगी बोलेगी भी तो क्या। बेचारी सरला अपनी हंसती खेलती जिंदगी को खुद ही जहन्नुम बना बैठी। लेकिन अभी तो सुनैना के कारनामे बचे थे। सुनैना को सुनाई नहीं देता था, इसीलिए जब वो बर्तन धोती तो इतनी जोर जोर से बर्तन बजाती कि सरला के दिन का आराम भी हराम हो गया था। वो जैसे ही सोने जाती, सुनैना की जोर जोर से बर्तन और कपड़े धोने की आवाज उसे सोने नहीं देती, जिसके कारण सरला का बुरा हाल था। ना तो उसको अच्छा खाने को मिलता और ना ही आराम करने को मिलता। ये सब देखकर वो बोलती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने ही इन तीनों को कहा था कि अलग हो जाओ और एक दूसरे की मदद मत करना। मुझे तो लगा था ऐसा करके मैं राज करूंगी अपनी बहुओं पर, लेकिन यहाँ तो मेरी ही नौकरानी जैसी हालत हो गई। अब क्या करूं? इनको कुछ बोला तो घर छोड़कर चली जाएंगी। सरला अपने कमरे में परेशान बैठी थी। तभी वहाँ रमन आता है, जो अपनी माँ को परेशान देखकर बोलता है, क्या हुआ माँ, ऐसे परेशान क्यों हो? बेटा, मैंने किसी और की बातों में आकर अपना ही घर बर्बाद कर लिया और बहुओं में फूट डलवा दी। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। पहले मुझे पूरी बात बताओ, किसके कहने पर आपने क्या किया? सरला रमन को सारी बात बताती है कि उसने मधु के कहने पर अपने हंसते खेलते परिवार में दरार डाल दी। ये सुनकर रमन अपनी माँ से कुछ बोलता उससे पहले ही बिंद्रा, सुनैना और दृष्टि सरला के कमरे में आती हैं और दृष्टि अपनी सास से बोलती है, माँ जी, हम तीनों बहनों में तो कोई चाहकर भी फूट नहीं डाल सकता, तो फिर आप क्या करेंगी? देखिए, हमने आपकी बात का मान रखने के लिए ही अपने कामों को अलग अलग बांट लिया था, लेकिन आपने खुद देखा ना कि जहाँ हम तीनों बहनें एक दूसरे की कमजोरी को पूरा कर सारा काम अच्छे से कर लेती है, वहीं अलग अलग रहकर हम सारे कामों में गड़बड़ कर देती है। दृष्टि सही बोल रही है माँ, और किसी के कहने से अपने घर को आग नहीं लगाया करते। लोग तो हमेशा दूसरों की खुशियों से जलकर उनके घर में फूट डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमारा फर्ज है कि हम किसी की बातों में ना आए और जो हमारे घर के लिए सही है वो फैसला लें। हे भगवान, आज तक मैं जिन सौतनों को तलाशती रही वो ये है
खोदा पहाड़ और निकला चूहा। केतन जी, अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो आज मैं इस तरह आपसे तलाक न मांगती। अद्विका की शादी केतन से बड़ी धूमधाम से हो जाती है। एक अच्छी बहू की तरह अद्विका अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। केतन का भी जल्दी ही अपने काम में प्रमोशन हो जाता है, जिसके चलते दोनों पति पत्नी घर वालों से दूर एक नए शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी। एक दिन दोनों पति पत्नी सुबह के समय नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी केतन के फोन पर किसी दिल नाम से कॉल आता है, जिसे वो जल्दी से कट कर देता है कि तभी दोबारा कॉल आने लगता है, जिसे देखकर अद्विका बोलती है, सुबह सुबह कौन आपको इतना मिस कर रहा है जो फोन पर फोन किए जा रहा है? कोई नहीं है, वो बस ऑफिस कॉल है। अच्छा तो उठा लो ना, काट क्यों रहे हो आप बार बार? यार तुम नाश्ता करने में ध्यान दो ना, कॉल पे ध्यान क्यों दे रही हो? आपको तो कुछ कहना ही बेकार है, जो करना है करो। केतन जल्दी से नाश्ता करके घर से निकल जाता है और जल्दी से दिल के नंबर पर बैक कॉल करता है और कहता है, अरे यार कितनी बार कहा है ना, सुबह सुबह कॉल मत किया करो। मेरी बीवी को पता चल गया ना कि मैं क्या गुल खिला रहा हूँ, वो मेरा सर धड़ से अलग कर देगी। इम्पोर्टेंट काम हो तो मैसेज कर दिया करो। इतना कहकर केतन फोन रख देता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक रात जब अद्विका और केतन सो रहे होते हैं, केतन का फोन जोर से वाइब्रेट होने लगता है और इस बार उसकी स्क्रीन पर जान नाम से नंबर फ्लैश होता है और वो जल्दी से फोन उठाकर बालकनी में जाता है और बोलता है, हाँ बोलो क्या हुआ? क्या सच में? आई लव यू यार, ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। थैंक यू बहुत सारा, चलो सुबह मिलते हैं। उसकी ये सारी बातें अद्विका चुपके से सुन लेती है और मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, ये आदमी मुझे धोखा दे रहा है। मेरे पेट पीछे मेरी सौतन बनाए बैठा है, लेकिन मैं भी इसकी पत्नी हूँ। इसकी सच्चाई तो इसके मुंह से बाहर निकलवा कर ही रहूंगी। इतना कहकर अद्विका वापस सो जाती है और केतन भी बालकनी से रूम में आ जाता है और सो जाता है और अद्विका भी अपने पति की जासूसी करने में लग जाती है। और एक दिन जब केतन बाथरूम में नहा रहा था, तभी अद्विका रूम में आती है और वो चुपके से उसका फोन चेक करने के लिए जैसे ही उसका फोन उठाती है, तभी उसके फोन पर रूप नाम से कॉल आने लगता है। साथ ही नाम के साथ दिल वाला इमोजी भी होता है। वो जैसे ही कॉल पिक करने वाली होती है, तभी केतन बाथरूम से बाहर आ जाता है और झपट्टा मारकर अद्विका के हाथ से फोन छीन लेता है और गुस्से में बोलता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना, मेरे फोन को हाथ मत लगाया करो। फिर बताओ क्यों करती हो ऐसा तुम? आज तो गलती कर दी, आज के बाद अगर ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? हाँ हाँ चिल्ला लो, अच्छे से चिल्ला लो। मुझे पता है बाहर तुमने मेरी सौतन बना रखी है, तभी ऐसे भिन्ना रहे हो मुझ पे। सुबह सुबह अफीम खाई है क्या? क्या बकवास छाप रही हो? आप करते होगे सस्ते नशे, मैं नहीं करती। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, आपने बाहर ना कोई लड़की फंसा रखी है और अब मुझसे प्यार भी नहीं करते हो। यार तुम अपना ये ड्रामा बंद करो और प्लीज नाश्ता लगा दो, जाओ। अद्विका गुस्से में रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अब अद्विका केतन का मोबाइल चेक करने की कोशिश करती, तो कभी लैपटॉप और कभी कुछ और। उसकी इन सब आदतों से परेशान होकर केतन उसे कई बार गुस्से में सुना दिया करता, पर अद्विका अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ऐसे ही एक शाम केतन ऑफिस से घर आता है और अद्विका को आवाज देता है, अद्विका, अद्विका कहाँ हो तुम? यहाँ आओ यार। हाँ जी कहिए, क्या हुआ? यार एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो, सर में दर्द हो रहा है बहुत। ठीक है लाती हूँ। अद्विका किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है और चाय बनाते बनाते खुद से बोलती है, घर के काम करूँ मैं, सारे गंदे कपड़े धोऊं मैं, सारा दिन अपनी ऐसी तैसी करवाऊं मैं, और मजे ले वो बाहर वाली। आज चाय पिलाती हूँ इनको, वो भी लाल मिर्च वाली। इतना बोलकर अद्विका चाय में ढेर सारी लाल मिर्च का पाउडर डाल देती है और थोड़ी देर बाद जाकर चाय केतन को देती है। वो जैसे ही चाय का एक घूंट भरता है, तभी उसके कान, नाक और मुंह से धुआं निकलने लगता है और वो गुस्से में कप को जमीन पर फेंक देता है और बोलता है, क्या बदतमीजी है ये? चाय में लाल मिर्च कौन डालता है? मेरा पूरा मुंह जल रहा है, पानी लेकर आओ मेरे लिए।
हाँ हाँ, अब तो मिर्ची लगेगी ही ना। और जो मिर्ची आप मेरे जिंदगी में लगा रहे हो उसका क्या, बताओ। तुम अपनी बकवास बंद करो, समझ गई? और पानी लेकर आओ, जाओ। नहीं लाऊंगी, नहीं लाऊंगी। अद्विका की ना सुनकर केतन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे जोरदार तमाचा मारता है और बोलता है, तुम्हारा दिमाग का खो गया है। पहले मुझे मिर्ची वाली चाय पिलाती हो और फिर पानी पिलाने से मना करती हो। कभी मेरा फोन, कभी लैपटॉप, तो कभी पर्स चेक करती हो। अरे सीआईडी में भर्ती हो जाओ ना, अगर इतनी तहकीकात करने का शौक चढ़ा है तो। अद्विका को सुनाकर केतन वहाँ से चला जाता है तो वहीं अद्विका भी रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। केतन के ना घर आने का पता था और ना ही ऑफिस जाने का। वो अपनी मर्जी से घर आता और जाता या फिर अपना ज्यादातर वक्त फोन पर बातें करते हुए ही बिता दिया करता। उसका ये रूप देखकर अद्विका को बहुत हर्ट होता है और वो उससे अलग होने का फैसला कर लेती है और कोर्ट जाकर डाइवोर्स पेपर रेडी करवाती है। जब वो पेपर लेकर कोर्ट से टैक्सी में बैठकर घर आ रही होती है तो वो खुद से रोते हुए बोलती है, मैं एकदम सही फैसला कर रही हूँ। केतन जी अब मुझसे प्यार नहीं करते, वो हमेशा से ही मुझसे अलग होना चाहते थे और अब मैं खुद ही उनसे अलग हो जाऊंगी। पता नहीं मेरी सौतन कौन है, और जो भी है केतन जी उसके साथ खुश रहे। कुछ ही देर में वो घर पहुंच जाती है जहां वो देखती है कि केतन घर पर नहीं है और वो डाइवोर्स पेपर को साइन करके टेबल पर रख देती है और साथ ही एक लेटर भी रखती है और अपना सामान पैक करके घर से निकल जाती है। कुछ देर बाद जब केतन घर आता है तो देखता है कि घर खाली है और अद्विका वहाँ नहीं है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पेपर्स पर जाती है और वो जल्दी से अद्विका का लिखा हुआ लेटर उठाता है और पढ़ता है। मुझे नहीं लगता केतन जी कि अब इस रिश्ते में हम दोनों एक साथ और चल पाएंगे, इसलिए मैं आपको तलाक देकर आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। मैंने पेपर्स पर साइन कर दिए हैं, आप भी कर देना। मेरी तरफ से आप आजाद हैं। अद्विका का लेटर पढ़कर केतन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद से बोलता है, ये मैंने क्या कर दिया? जाने अनजाने मैंने अद्विका को बहुत तकलीफ दी है। मुझे उसे सच बता देना चाहिए था। मैं अद्विका को ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ, मुझे उसे रोकना होगा। केतन जल्दी से घर से निकल जाता है और अद्विका को तलाशने लगता है। वो उसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, हर जगह देखता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद वो थका हारा मंदिर में जाता है जहाँ वो उसे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई दिखाई देती है। वो उसके पास जाकर बोलता है, अद्विका, ये सब क्या है? इतना बड़ा फैसला ले लिया और तुमने एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। आपसे क्या पूछना था? आप तो यही चाहते थे ना। अब जाइए, अपने दिल, रूप, जान जिसके पास जाना है चले जाइए। अद्विका की बात सुनकर केतन मुस्कुराने लगता है और जल्दी से अपने फोन से कॉल करके अपने दोस्त रुपेश, दिलशाद और सहजान को घर बुलाता है। थोड़ी ही देर में सब वहाँ आते हैं और केतन बारी बारी अद्विका के सामने ही सबको कॉल करता है। जब वो रूप को कॉल मिलाता है तो रुपेश का कॉल मिलता है और जब वो जान को फोन मिलाता है तो सहजान का फोन मिलता है और जब वो दिल को फोन मिलाता है तो दिलशाद का फोन रिंग करने लगता है। ये सब देखकर अद्विका हैरान हो जाती है और बोलती है, हे भगवान, आज तक मैं जिन सौतनों को तलाशती रही वो ये है, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। केतन जी, अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो आज मैं इस तरह आपसे तलाक न मांगती। अद्विका, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी जान, सच तो ये है कि मुझे बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया था, जिससे बाहर आने में ये तीनों दोस्त मेरी हेल्प कर रहे थे। इससे ज्यादा कुछ नहीं, पर गलती मेरी भी है। मुझे तुम्हें सच बताना चाहिए था। आई एम सॉरी अद्विका। इस तरह अद्विका की तीनों सौतन उसके सामने आ जाती हैं। अरे तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? पूरे समाज में हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पर माँ, मैंने वैसा कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनो। देख लो कैसी औलाद जन्मी है तुमने। अरे अपने पेट में बच्चा लेकर घूम रही है और फिर भी बोलती है कि मैंने क्या किया है। अरे तूने हमारा सर शर्म से झुकाया है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे से आंख उठाकर बात करे, लेकिन तेरी वजह से आज वही लोग मेरे मुंह पर थू थू करके जा रहे हैं। और नहीं तो क्या, सुन लोगों की बात। क्या बोले जा रहे हैं? आपस में बातें कर रहे हैं कि बिना पति गर्भवती हो गई इनकी बेटी।
अरे कुंवारी लड़की जब फूला हुआ पेट लेकर घर आएगी तो यही बोलेंगे ना समाज वाले। आखिर देवकी को किसके धोखे की सजा मिली जो वो शादी से पहले ही गर्भवती हो गई? जानने के लिए कहानी को थोड़ा पीछे से सुनते हैं। देवकी अपनी माँ शांति और पिता सुरेश की एक लौती बेटी थी, जिसके कारण उसको बड़े ही नाजों से पाला गया था। लेकिन 2 साल पहले देवकी की एक दूसरे शहर में नौकरी लगी, जिसके कारण वो अपने माँ बाप से अलग दूसरे शहर में आके रहने लगती है। लेकिन वो कुछ 8-9 महीने में अपने माँ बाप से मिलने आती रहती थी। ऐसे ही देवकी आज भी पूरे 10 महीने बाद आने वाली थी। इसीलिए शांति देवी अपनी बेटी का स्वागत करने के लिए खीर बनाने की तैयारी करते हुए अपने पति से बोलती है। सुनो जी, जरा दुकान से काजू बादाम ले आओ। देवकी आने वाली ही होगी, मुझे उसकी मनपसंद खीर पहले से बना कर रखनी है। ला रहा हूँ भाग्यवान। तुम तो बेटी के आने पर ऐसे हुड़दंग मचा देती हो जैसे इस शहर की मुख्यमंत्री आ रही हो। अरे एक तो वो इतने महीनों बाद आती है, ऊपर से उसी के कारण हम ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, तो उसके आने पर उसकी ख्वाहिशें भी पूरी ना करूं? हाँ हाँ भाग्यवान, सही है, ला रहा हूँ। सुरेश दुकान से काजू बादाम लेकर आता है, जिसके बाद शांति खीर बनाकर जैसे ही बाहर आती है, उसकी बेटी देवकी घर आकर अपनी माँ से गले मिलकर बोलती है। माँ कैसी हो? इतने महीने बाद आपको देखा है। कसम से घर जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। अपने पापा से नहीं मिलेगी? अरे पापा, आपकी परी आपको भूल सकती है क्या? देवकी के आने से घर में खुशी का माहौल होता है। वो जब भी घर आती अपने परिवार के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आती और साथ ही उन्हें बहुत सारा पैसा देकर जाती। इस बार भी जब देवकी आती है तो अपनी माँ को 5 लाख रुपए देते हुए बोलती है। माँ ये लो 5 लाख रुपए। कंपनी इस बार प्रॉफिट में गई है ना, इसलिए 1 लाख ज्यादा कमाए हैं। सही है मेरी बेटी, ऐसे ही खूब तरक्की कर और हमारा नाम रोशन कर। हाँ माँ, और मेरे होते हुए आप लोगों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। अच्छा बेटी, पर ये तो बता, तुझे इतना पैसा किस काम से मिलता है? मतलब तूने बस ये बताया कि बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उस कंपनी में तेरा क्या काम है? तेरी क्या पोस्ट है? मुझे अपने पेट का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब? वो मेरा मतलब है कि मुझे अपना और बाकियों के पेट का ध्यान रखना पड़ता है ना। मैं कंपनी में लोगों के काम के हिसाब से उनकी सैलरी डिसाइड करती हूँ, बॉस को बताती हूँ। वाह, फिर तो तेरे ऊपर कंपनी का बहुत जरूरी काम है। चल मेरी बेटी, अच्छे से करियो। अच्छा माँ, मुझे ना अगले हफ्ते वापस जाना है क्योंकि मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। देवकी 1 हफ्ते बाद घर वालों के साथ समय बिताकर वापस अपने काम के लिए लौट जाती है, जहाँ एयरपोर्ट पर रजत नाम का उसका दोस्त उसे लेने आता है और उसे देखकर बोलता है। और देवकी घूम आई? वैसे इस बार की पार्टी मोटी है, वो तुमको तुम्हारे पेट के 10 लाख रुपए देगी। वाओ यार, वैसे तो दुनिया की नजरों में ये काम कितना शर्मनाक है। भला कौन ही औरत होगी जो पैसों के लिए अपनी कोख गिरवी रख देती है, लेकिन मुझे इसका पैसा मिलता है जिससे मेरा घर चलता है। 2 साल से अपने घर वालों से छुपकर मैं सैरोगेट मदर बन रही हूँ। इस दुनिया में मेरे 2 बच्चे भी आ गए हैं। कितने कमाल की बात है ना, मैं बिना पति ही गर्भवती हो जाती हूँ। वैसे तुम्हारे घर वालों को पता लगा तो क्या होगा? वो तुमको ये काम करने से रोकेंगे? तो तुम्हें क्या लगता है कि जब मेरे घर वालों को पता चलेगा कि उनकी बेटी ने पैसों के लिए अपनी कोख बेच दी तो वो मुझे गले से लगा लेंगे? अरे कभी नहीं, उल्टा मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। फिर तुम ये काम क्यों करती हो? एक तो पैसों के लिए और दूसरा ये कि मेरी वजह से न जाने कितनी माओ के चेहरे पर खुशी आ जाती है। तो इसमें हर्जी क्या है? मैं एक बच्चा देकर किसी का घर खुशियों से भर देती हूँ, तो इसमें क्या गलत है? और वो पैसे देकर मेरा और मेरा भी। हाँ बाबा, अब चलो तो होने वाले बच्चे के माँ बाप से मिलने। रजत देवकी को एक शादीशुदा जोड़े रमन और आरती से मिलवाता है, जो अपने बच्चे की सैरोगेट मदर देवकी को बनाना चाहते थे और उसके लिए उसे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। देवकी इस बार 25 लाख रुपए में ये काम करने का तय करती है, जिसके बाद सारी तैयारियों के साथ लीगल तरीके से वो उनके बच्चों की सैरोगेट मदर बनने का प्रोसेस पूरा करती है। कुछ वीक्स में उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है और उसके बाद वो अच्छे से अपना ख्याल रखती है। लेकिन चौथे महीने के लगते ही
उसके पास बच्चे के असली माँ बाप का कॉल आना बंद हो जाता है। वो और रजत मिलकर बच्चे के माँ बाप से कांटेक्ट करने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाता। 6 महीने बीत जाते हैं। अब देवकी के पास अपने घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि वो इस बच्चे को बिना उसके माँ बाप की मदद के बिना नहीं जन्म दे सकती थी। इसीलिए वो रजत के साथ अपने घर के लिए निकलती है, जहाँ उसके माँ बाप उसको इस हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं। और तो और पूरा मोहल्ला उसकी प्रेगनेंसी देखकर बातें करने लगता है। ये देखकर उसके माँ बाप बोलते हैं, अरे तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? पूरे समाज में हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पर माँ, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनो। देख लो कैसी औलाद जन्मी है तुमने। अरे अपने पेट में बच्चा लेकर घूम रही है और फिर भी बोलती है कि मैंने क्या किया है। अरे तूने हमारा सर शर्म से झुकाया है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे से आंख उठाकर बात करे, लेकिन तेरी वजह से आज वही लोग मेरे मुंह पर थू थू करके जा रहे हैं। और नहीं तो क्या, सुन लोगों की बात, क्या बोले जा रहे हैं। आपस में बातें कर रहे हैं कि बिना पति गर्भवती हो गई इनकी बेटी। अरे कुंवारी लड़की जब फूला हुआ पेट लेकर घर आएगी तो यही बोलेंगे ना समाज वाले। माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, एक बार मेरी बात तो सुन लो। ये बच्चा मेरा नहीं है। अरे तुझे शर्म नहीं आई? दूसरे शहर काम के लिए भेजा था, ऐसे कांड करने के लिए नहीं। हे भगवान, क्या होगा अब इसका? कौन शादी करेगा इससे? हम तो बर्बाद हो गए। अरे अंकल, उसकी बात तो सुन लीजिए। तू कौन है? कहीं तूने ही तो मेरी बेटी के साथ ये सब नहीं किया? सच बता साले। सुरेश रजत का कॉलर पकड़कर धमकाने लगता है और शांति अपना सर पकड़कर रो रही होती है, क्योंकि उसकी बेटी शादी से पहले ही माँ बनने वाली है। तभी एक आवाज आती है, जिसकी तरफ देवकी और उसके माँ बाप के अलावा रजत और पूरे मोहल्ले वाले देखते हैं। देवकी जी, मेरा बच्चा कहाँ है? देवकी पीछे मुड़ती है तो देखती है रमन और आरती उसके दरवाजे पर आए हैं, और देवकी का पेट देखकर आरती उसे गले लगाकर बोलती है, देवकी, तुम कहाँ ले आई हमारे बच्चे को? हम किसी मुसीबत में फंस गए थे, इसलिए तुमसे 2 महीने कांटेक्ट नहीं कर पाए। फिर पता चला कि तुम यहाँ आ गई हो, इसलिए हम तुरंत तुम्हारे पीछे आ गए। पता है हम कितना डर गए थे जब हमें पता लगा कि तुम दूसरे शहर आ गई हो। हाँ, हमें तो लगा कि तुम हमारा बच्चा लेकर ही भाग गई, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। तुम ही मुसीबत में आ गई। हमें माफ कर दो ऐसे अचानक गायब होने के लिए। कौन हो तुम लोग, और ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ, देवकी की कोख में हमारा बच्चा है, मेरा और मेरे पति रमन का बच्चा। आरती और रमन देवकी के माँ बाप के साथ सभी को सैरोगेसी प्रोसेस के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर शांति की पड़ोसन बोलती है, हाय हाय हाय, शांति की बेटी इतनी गिर गई कि पैसों के लिए अपनी कोख ही गिरवी रख दी। चिच्ची, कैसा गंदा जमाना आ गया है। तू अब तक हमें अपनी ये गंदी कमाई खिला रही थी। हमको लगता था कि हमारी बेटी कितना काम करती है, लेकिन ये तो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रही थी। पर माँ, चुप कर, मुंह भी मत खोल अपना। देवकी को ऐसे बेइज्जत होता देख आरती और रमन उसके हक में सबसे बोलते हैं, आप सब पागल हैं। देवकी इतना नेक काम कर रही है। अरे उन लोगों की हालत देखिए जिनको सालों साल बच्चे नहीं होते, वो बच्चों के लिए तरसते हैं। देवकी ऐसे ही जोड़ों की मदद करती है, कुछ गंदा थोड़ी कर रही है। और हर औरत को माँ बनने का सुख मिलना चाहिए, और जो माँ नहीं बन पा रही है उन जैसी औरतों को ऐसी ही देवकी की तलाश है। जी हाँ, आप लोग देवकी जी को गलत समझ रहे हैं। माना कि वो बिना पति गर्भवती हैं, लेकिन इससे किसी के परिवार में खुशियाँ आ रही हैं, तो इसमें गलत ही क्या है? रमन और आरती की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग ये समझते हैं कि देवकी का किया काम गलत नहीं है, बल्कि वो तो अपने द्वारा लोगों के घरों में खुशियाँ फैला रही है। इसीलिए देवकी के माँ बाप भी उसको माफ कर देते हैं, और आरती रमन बच्चे के जन्म होने तक उससे अपने साथ रखते हैं, जिसके 3 महीने बाद देवकी एक बेबी गर्ल को जन्म देती है, और उसके असली माता पिता यानी रमन और आरती उस बच्चे को देवकी का नाम देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।